हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आई होप सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की आज की क्लास। और आज हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र। जो बच्चे पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं, अभी तक मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। सारे बच्चे ना शादियों में घूम रहे हैं ना, कुछ शादियों में घूम रहे हैं, कुछ गर्मी की छुट्टी का मजा ले रहे हैं, कुछ नानी के घर गए हुए हैं। तो सबका अपना अपना कोई ना कोई प्लान चल रहा है, तो रेगुलरली बच्चे क्लास में आ नहीं रहे। हालांकि घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है आप लोगों को, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? जैसे मैडम बढ़ जाएंगी आगे, है ना। अगर इट्स ऑल ओके तो हम बढ़ते हैं आगे। आज हमें पढ़ना है बेटा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। आज हमें पढ़ना है बेटा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। इसे समझने के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का सूत्र, और विभव बराबर आया था 1/4πε0 Q/R। और इसे निकालने में हमारा तेल निकल गया था, और इसका मात्रक है बच्चा वोल्ट। डन, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक, है ना। कल हमने बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का जो सूत्र किया था, जो सूत्र निकाला था 4 मार्क्स के लिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छे से बार बार 2-3 बार देखो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बार बार जब आप रिवीजन करोगे आपको समझ में आएगा, और लिख लिख के करने से प्रैक्टिस आपकी थोड़ी सी बेहतर होती है ना। फिजिक्स जो है इसे रटा नहीं जाता, इसे समझ के प्रैक्टिस करके याद किया जाता है बेटा, मतलब मेमोराइज किया जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। चलो क्या पढ़ना है आज हमें? अक्षीय स्थिति विद्युत विभव पढ़ना है। और जब भी बात अक्षीय स्थिति की आती है ना बेटा, तो हमें चाहिए होता है द्विध्रुव। तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने ऑलरेडी एक अक्षीय स्थिति पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में आपने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में बेटा, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकाली थी। अक्षीय स्थिति में किसकी गणना की थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी, है ना। तीव्रता की गणना हमने की थी, और तीव्रता E = निकल के आई थी 1/4πε0 2ρ/r³ न्यूटन प्रति कूलम। डन, यही था, ये था द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इस सूत्र को आपने निकाला था द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता के लिए। आज आपको निकालना है बच्चा विभव। आज आपको क्या निकालना है? विभव। क्वेश्चन वही, तरीका वही, बस निकालने का जो आपका वो है प्रश्न वो बदल गया। वहां आपने तीव्रता निकाली थी, यहाँ आपको निकालना है विद्युत विभव। डन, ठीक है। थोड़ा धीरे पढ़ाइए, धीरे धीरे। क्यों सर, क्या दिक्कत है? गुड इवनिंग बेटा अनामिका, है ना। चलो रुक जाती हूं मैं। धीरे धीरे पढ़ाते हैं। अभी क्या करना है? अभी हमें चाहिए एक विद्युत ध्रुव। अभी हमें चाहिए क्या? एक विद्युत द्विध्रुव। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश -Q और +Q कूलम है। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पर आवेश -Q और +Q कूलम है। हम जानते हैं कि द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो होता है 2a मीटर। यहाँ तक हम कर चुके हैं ना, यहाँ तक हम कर चुके हैं। ठीक है, चलो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश -Q और +Q कूलम है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a मीटर है। द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु है O। O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक अन्य बिंदु है बच्चा, एक अन्य बिंदु है जिसका नाम है P, और बिंदु P पर हमें विद्युत विभव गणना करनी है।
ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही साधारण सा है। चलो ये बंद क्यों हो गया भाई, लैपटॉप मेरा बंद क्यों हो जाता है, मुझे तुम लोग के कमेंट दिखने बंद हो जाते हैं। क्वालिटी में कोई दिक्कत है, क्वालिटी में कोई, ठीक है, केवल दिक्कत कर रही ना सर, नहीं नेट का इशू हो सकता है। ठीक है, चलिए कहाँ पे रुके थे हम, अभी सब ठीक है, सब बढ़िया है, थम्स अप कर दो फटाफट से, सब ठीक है तो। और मैडम आपको दिखने लगी या नहीं, थोड़ा सा ना बेटा नेट का इशू हो रहा है, लाइट बार बार आना जाना कर रही है, तो नेट रिकनेक्ट होने में टाइम लगा देता है ना। चलो, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पर आवेश -q और +q कूलाम है। द्विध्रुव के बीच की दूरी हमने ली है बेटा 2a मीटर। द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु है O से अक्षीय स्थिति r दूरी पर हम एक बिंदु ले रहे हैं P, और बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, अनामिका ने बोल दिया ठीक है, ओके बेटा। चलो ध्यान से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन, समटाइम 3 में भी डाल देता है, 4 या 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या निकालना है बेटा, बिंदु P पर विभव निकालना है। अब आप देखो, आपके पास एक आवेश है -q के कारण बिंदु P पर विभव निकालोगे आप। फिर दूसरा आवेश है +q के कारण भी बिंदु P पर क्या निकालोगे, विभव। +q आवेश बिंदु P के पास है, +q आवेश बिंदु P के पास है, तो पास वाले का पहले वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, -q बिंदु P से दूर है, दूर वाले के लिए बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले पहले +q के कारण निकालेंगे, फिर -q के कारण। अब कल के ही लेक्चर में मैंने आपको बिंदु आवेश के लिए विभव का फॉर्मूला पढ़ाया है, 1/4πε0 q/r। q तो आवेश है बच्चा, 1/4πε0 नियतांक है, लेकिन यहाँ जो r आपको दिखाई दे रहा है ना, r है दूरी, किससे, तो एक आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां पर आपको विभव की गणना करनी है। अभी हमें विभव कहाँ निकालना है, बिंदु P पर। अभी हमें विभव कहाँ निकालना है, बिंदु P पर। तो +q से बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए ना, +q से लेके बिंदु P तक की दूरी क्या दिखाई दे रही है आपको, BP। इसका मान हमें नहीं पता, ये नीचे वाला मिटा दो अब। फिर दूसरा जो है वो है -q से भी बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए। -q से बिंदु P तक की दूरी क्या दिखाई दे रही है, AP दिखाई दे रही है। अब BP का मान चाहिए, हमारे पास OP का मान है, इस पूरे हिस्से का, O से लेके P तक का मान है R, O से लेके B तक का मान है A। तो ये वाला हिस्सा निकालने के लिए इस बड़े हिस्से R में से इस छोटे हिस्से A को घटा दो। R में से A को घटाओगे तो आपको मिल जाएगा BP। R में से A को घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, BP। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ रहा है। R माइनस A करोगे तो आपको BP का मान मिल जाएगा बेटा। ठीक ऐसे ही अगर मैं ये बोलूं कि बड़ा वाला हिस्सा है R, उसमें इस छोटे वाले हिस्से A को, यानी कि इस वाले A को जोड़ दें तो R प्लस A करने पर आपको AP का मान मिल जाएगा, है ना। R प्लस A करने पर आपको AP का मान मिल जाएगा, R माइनस A करने पर आपको BP का मान मिल जाएगा। जब एक आवेश से बिंदु P तक की दूरी मिल गई, दूसरे आवेश से बिंदु P तक की दूरी मिल गई, तो आप इस फॉर्मूले में मान रख के दोनों ही आवेशों के कारण अलग अलग बिंदु P पर जो भी विभव है वो निकालिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़कर आपको परिणामी विभव भी मिल जाएगा। डन, क्लियर है। चलो ट्राई करते हैं कैसे निकालेंगे। पहले आपको साइड हेडिंग देनी है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र, ये है आपका प्रश्न। फिर आपको बनाना है बच्चा डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखनी है थ्योरी। थ्योरी क्या लिखनी है, तो चित्रानुसार ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है,
जिस पर आवेश -q और +q कूलाम है। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश -q और +q कूलाम है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a मीटर है। द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है। O से अक्षीय स्थिति मतलब इसी की सीध में, अक्षीय स्थिति का मतलब होता है इसी की सीध में, लेकिन अब वो दिखाएं कैसे, इसीलिए हम डिस्टेंस ऊपर से दिखाते हैं बेटा। एक्चुअल में ना ये A, ये B, ये P सब एक सीध में है, तो हम ये जो O ले रहे हैं, O से ये सीधी रेखा में बिंदु P ले रहे हैं। O से सीधी रेखा में क्या ले रहे हैं, बिंदु P, लेकिन अब वो इसी लाइन में दब जाएगा, इसीलिए हम दिखाने के लिए इसके ऊपर से ऐसे डैश 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 खींच देते हैं, है ना। तो वो अलग से दिखाया गया है, लेकिन है वो एक्चुअल एक ही सीध में। एक सीध में निकालोगे तो अक्षीय स्थिति होती है, और द्विध्रुव के ऊपर की तरफ निकालोगे तो निरक्षीय स्थिति होती है। ठीक है, अक्षीय स्थिति का मतलब जो द्विध्रुव है उसी की सीधी रेखा में, ये द्विध्रुव है इसकी सीध में निकालो। निरक्षीय स्थिति का मतलब ये द्विध्रुव और इसके निरक्ष पर मतलब ऊपर की ओर निकालेंगे आप, है ना। तो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश -q और +q कूलाम है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a मीटर है बेटा। द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है। O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। जहां हमें बच्चा विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। डन। फिर आप निकालोगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब आप निकालेंगे +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, माना विभव है V1, सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। विभव का सूत्र तो यही होता है, और जो विभव आपने माना है वो है V1। अब V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश तो +q है, +q ही रहेगा। R की जगह +q से बिंदु P तक की दूरी है बच्चा BP, तो आप लेंगे BP। BP का मान है हमारे पास क्या, कुछ बिल्कुल है। BP का मान यानी कि ब्लड प्रेशर हाई है अगर, तो उसका मान आपको दिया हुआ है, R में से A को घटा दो, थोड़ी टेंशन कम कर दो, BP अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, है ना। ठीक है, थोड़ी टेंशन क्या कर दो, कम, इसीलिए जो R डिस्टेंस है उसमें से को घटा दो, आपको BP का मान मिल जाएगा। मिल गया, BP का मान मिल गया। Q/R - A V1 आया, दैट इज वोल्ट। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 आ गया। अब आपको चाहिए -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो -q के कारण भी निकालते हैं हम बढ़िया से। -q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, जैसे ऊपर +q के कारण निकाला वैसे ही एक बिंदु आवेश के कारण विभव आप निकाल चुके हैं। एक बिंदु आवेश के कारण विभव ये होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R मात्रक वोल्ट। ये हम कल निकाल चुके थे बच्चा। इसी सूत्र में +q के कारण विभव को V1 मानेंगे, -q के कारण V2 मानेंगे, और सेम फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करके आप बाकी के मान को निकाल लोगे, जो कि है V1 और V2। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। अब व्हाइट पेन, -q के कारण विभव मान लीजिए V2 है, सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश है बच्चा -q, विभव में आपको प्लस और माइनस लेना पड़ेगा। तीव्रता में प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो विभव है उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो धनात्मक विभव होगा, नेगेटिव है तो ऋणात्मक, तो आपको यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा। अगर चार्ज -q है तो वोल्टेज में आवेश भी -q होगा, याद रखना। ठीक है, पता चला तीव्रता के जैसे करने लग गए। अब
अपॉन में है आर, आर की जगह माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी है एपी, एपी और एपी का जो मान है बेटा V2 बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन एपी का मान क्या है बच्चा, R प्लस ए है, मात्रक है बोल्ड, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, 1 और 2 को ध्यान से देखो। आपको दिखाई दे रहा होगा कि समीकरण 1 में प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकला है, समीकरण 2 में माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकला है। जब दोनों विभव को आप, इसके और इसके विभव को आप यहाँ जाके जोड़ देंगे तब आपको मिल जाएगा परिणामी विभव, और यही आपको निकालना है। ठीक है, इसको और इसको अगर आप जोड़ देंगे तो आपको जो मिलेगा वही परिणामी विभव होगा। तो जोड़ के आगे करते हैं, ठीक है, जोड़ के आगे करते हैं। क्या करना है, तो बिंदु P पर परिणामी विभव अगर हमें चाहिए, तो अभी मैंने आपको बताया बेटा, अगर आपको V चाहिए तो V1 और V2 को जोड़ना पड़ेगा। V1 का मान है 1/, ऐसे नहीं लिखते, V1 का मान और V2 का मान रखो, जो कि है कहाँ, समीकरण 1 व 2 से मान रखिए। समीकरण 1 में V1 का मान है 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए, बीच में प्लस का निशान। V2 का मान देख लो, V2 का मान है माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए, तो V2 का मान लिखेंगे हम 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए। ठीक है, आर प्लस ए। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आ गए हम। एक तरफ सूत्र ये, दूसरे तरफ सूत्र ये। अभी ये माइनस क्यू है तो इसे ब्रैकेट में रखो, माइनस और प्लस का गुणा करो, माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए, नो चेंज पे है, आर माइनस ए नो चेंज, प्लस माइनस माइनस, यहाँ है 1/4πε0, ये माइनस तो आ गया सामने, बचा क्यू अपॉन आर प्लस ए। डन, ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ अतुल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, है ना। सो सॉरी आज आप लोग की क्लास नहीं हो पाई, हम लोग बाहर थे, अभी आए हैं और मैडम वैसे के वैसे क्लास ले रही है। कल आप लोगों की क्लास होगी ऑफलाइन, है ना, ऑफलाइन की बात कर रही हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये स्टेप आ गई। अब इस स्टेप के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, क्यू क्यू इधर है, 4πε0 इधर है, लेकिन इधर r माइनस ए है, इधर r प्लस ए है, थोड़ा सा चेंज, इस वजह से हम काट नहीं सकते, तो हमें लेना पड़ेगा कॉमन। कॉमन लोगे तो इधर से q बाहर आएगा, इधर से 4πε0 बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा, ये कॉमन निकल गया तो क्या बचा, r माइनस ए, बीच में है माइनस, ये पूरा कॉमन निकल गया तो क्या बचा, r प्लस ए। ठीक है, r प्लस ए, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसे ब्रैकेट में क्लोज करो और इसका ले लो बेटा एलसीएम। एलसीएम लोगे तो सामने वाला जैसे का तैसा चलने दो, अंदर वाले को सॉल्व करो। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एक ब्रैकेट में लिख दीजिए r माइनस ए, एक ब्रैकेट में लिख r प्लस ए, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस वाला जाएगा ऊपर, ऊपर आ जाएगा r प्लस ए, बीच में है माइनस, प्लस से प्लस कैंसिल, माइनस वाला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा r माइनस ए, ब्रैकेट हो गया क्लोज। डन, इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक समझ में आया बच्चा, यहाँ तक समझ में आया। अतुल क्या लिख के डिलीट कर दिया क्या पता। चलो, v बराबर q अपॉन 4πε0, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो r और r हो जाएगा r स्क्वायर, a और a हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि बीच में कुछ नहीं तो इनटू, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या कर सकते हैं हम, तो आगे ऊपर वाला भी सॉल्व होगा। ऊपर वाला कैसे सॉल्व होगा, तो इधर है बच्चा r प्लस ए,
बीच में है माइनस, माइनस ब्रैकेट खुला तो आर हो गया माइनस का, माइनस और माइनस हो गया प्लस, ए हो गया प्लस का, ब्रैकेट खुल गया। हमने सिर्फ इस माइनस का गुणा अंदर किया तो आर माइनस का हो गया और ए हो गया प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। डन, क्लियर, यहां तक समझ में आया। चलो आगे क्या होगा, आगे होगा ये कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नो चेंज पे है, लेकिन ऊपर ये है प्लस का आर, ये है माइनस का आर, कैंसिल, ए और ए जुड़कर हो जाएगा बच्चा 2a, बटे में है आर स्क्वायर, माइनस में है बटे में है आर स्क्वायर, बटे में आर स्क्वायर, माइनस का है ए स्क्वायर, क्या इसे लिखो आप ब्रैकेट में। अब ए और ए हो गया 2a, आर से आर कट गया और ये जो बचा है ये आ गया नीचे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कोई एक आवेश Q, आवेशों के बीच की दूरी 2a का गुणनफल होता है द्विध्रुव आघूर्ण रो। ये मैंने चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया है कि दो में से कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की जो भी दूरी होती है, कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी जो कि क्या है 2a, इन दोनों का गुणनफल जो होता है बच्चा वो होता है द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे रो से दर्शाते हैं। तो Q इंटू 2a जो है वो बन जाएगा बेटा रो, ये आ गया रो, बटे में है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ ये फिर से बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q तो इसका गया, तो Q गया तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, है ना। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को हटा के आ गया रो, बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, विभव है तो विभव का मात्रक हो जाएगा बच्चा वोल्ट। दैट इज इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 आ गया, है ना। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। क्या यहाँ तक समझ में आया? जितने भी बच्चे मेरे लाइव जुड़े हैं प्लीज इस लिंक को लाइक कर देना, क्योंकि आप ही लोग हो जिन जिन को हमने सब्सक्रिप्शन दे के रखा है, बाकी और कोई बच्चा इस लिंक पे अभी नहीं देख पाए, क्योंकि ये सिर्फ पेड बैच वाले बच्चों के लिए है। ये यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव नहीं चल रहा, आप देख सकते डायरेक्ट, अगर आप यूट्यूब पे चेक करोगे आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आप टेलीग्राम से जो लिंक हम डालते हैं उसी से इस वीडियो को ओपन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अब हमने ये पेड कर दिया है, बैच जो है वो पेड कर दिया है बेटा, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था। चलो ये तो आ गया विभव का सूत्र, है ना, ये आ गया विभव का सूत्र। अब इस सूत्र को आगे बढ़ाते हैं हम और लगाते हैं कंडीशन। कंडीशन, यदि R बड़ा हो A से तब आर स्क्वायर भी बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा A स्क्वायर से, तो A स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, ये कंडीशन है जो हम मानते हैं। यदि R बड़ा हो A से तो आर स्क्वायर भी बड़ा होगा A स्क्वायर से, A स्क्वायर की क्या करने पर, उपेक्षा करने पर। समीकरण 3 से, समीकरण 3 जो है बच्चा वो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या है समीकरण, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इक्वेशन है बेटा। अब कंडीशन बोल रही है कि भैया ए स्क्वायर की उपेक्षा करो, तो ए स्क्वायर की उपेक्षा करने का मतलब होता है उसे नगण्य मान लेना। ए स्क्वायर की उपेक्षा करने का मतलब है उसे नगण्य मान लेना, तो रो अपॉन बचेगा आर स्क्वायर, रो अपॉन बचेगा बच्चा आर स्क्वायर। ये जो आया है बेटा यही विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यही विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का
है, विद्युत विभव का सूत्र है। और ऐसे आपको फाइनल एग्जाम में भी हर एक इक्वेशन मात्रक और ये डेरिवेशन काय का है, ये कंपलसरी लिख के देना है। तो क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि आपको समझ में आया या नहीं, है ना। एक स्टेप और इसे आगे आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि सीजीएस पद्धति में 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 होती है, तब जो सूत्र है वो v बराबर बचेगा रो अपॉन आर स्क्वायर। बस अंतर सिर्फ ये है कि अगर 1/4 एप्सिलॉन नॉट हटा और सीजीएस पद्धति लागू हुई तो मात्रक भी बोल्ट से हो जाएगा बच्चा, स्थैत बोल्ट, जिसे हम माइक्रो बोल्ट कहेंगे। याद रखना, इसे हम क्या कहेंगे बच्चा, माइक्रो बोल्ट कहेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में यही प्रश्न आए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यही प्रश्न आए और प्रश्न रहे v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट रो अपॉन आर स्क्वायर, इससे वो एक ऑब्जेक्टिव पूछे और पूछ ले विभव निम्न के बराबर होता है, निम्न के बराबर होता है। ऑप्शन ए 1/r स्क्वायर, ऑप्शन बी 1/r³, ऑप्शन सी 1/r की पावर 4, ऑप्शन डी 1/a स्क्वायर। तो आपका आंसर होगा 1/r स्क्वायर। पूरा सब कुछ हटा के जो है वो है आर स्क्वायर, है ना। जब ये हटाते हैं तो ये हटा के आता है समानुपाती में रो अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। जब समानुपाती हटाए थे तब बराबर में ये नियतांक आया था, ये मैंने कूलाम के नियम में आपको सिखाया है ना। तो अगर ये बना के दे ऑब्जेक्टिव और इनमें से कुछ ऐसे ऑप्शंस दे दे तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये तो बेटा ये विभव काय के लिए है, विद्युत द्विध्रुव के लिए है। ये विभव काय के लिए है, विद्युत द्विध्रुव के लिए, क्योंकि अभी जो है वो विद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा है। लेकिन सेम अगर ये बोल दे कि बिंदु आवेश के लिए विभव निम्न के बराबर होगा, किसके लिए बच्चा, बिंदु आवेश के लिए विभव निम्न के बराबर होगा। और अगर ऑप्शन में बच्चा 1/r रहे तो तुम्हारा a नहीं होगा, तुम्हारा होगा d, क्योंकि अभी आपने कल के ही उसमें पढ़ा था कि जो बिंदु आवेश के लिए विभव है वो होता है v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो जो बटे में है वो है r, तो बिंदु आवेश के लिए विभव 1/r के बराबर होगा, विद्युत द्विध्रुव के लिए विभव 1/r स्क्वायर के बराबर होगा। याद रखना, ऑब्जेक्टिव बहुत अंदर से बनते हैं बेटा, पर बनते वहीं से हैं जो चीजें तुमने पढ़ी हुई होती है। ये सब आपने पढ़ लिया है ना, अगर इससे ऑब्जेक्टिव बना के दिया तो हमसे बनना चाहिए। सेम यही तीव्रता में भी कर सकता है। वो तीव्रता में अगर वो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता पूछ ले आपसे, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता आपसे पूछ ले, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, ठीक है, और वो ऑप्शन दे E समानुपाती 1/r³, E समानुपाती 1/r स्क्वायर, E समानुपाती 1/r, E समानुपाती 1/r की पावर 4। तो आपका राइट आंसर होगा E समानुपाती 1/q, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 रो अपॉन r³। तो r³ आता है, ना कि वर्ग, ना कि सिंगल, ना कि r की घात 4। तो ये नियतांक है, इसे हटाया जा सकता है। उसका मन 2 रो देना है तो देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा, डन, ठीक है। तो ये बना के जब ऑब्जेक्टिव हमें ऐसे देगा ना, तो बेटा इसके लिए आपको एक एक फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जब मैंने चैप्टर 1 खत्म किया था तो आखिरी में आपको एक क्विक माइंड मैप के जैसे सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, एक एक, कूलाम का नियम का सूत्र, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर गॉस थ्योरम, जितने भी हमने फॉर्मूले चैप्टर 1 में पढ़े थे आखिरी में मैंने वो सारे लिख के आपको दिए थे, क्योंकि फॉर्मूले से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं।
और ये तब बनते हैं जब आपको पूरे पूरे याद रहें। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे आपके गलत। चलो शुरू से शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन हमारा था वो था विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव का सूत्र, है ना। कल हम निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे और साथ में एक और क्वेश्चन करेंगे। आज आपने अक्षीय स्थिति पढ़ी है, ध्यान से समझिए। आपके पास ए बी बेटा एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q + q बेस रखे हुए हैं। फिर इनके बीच की दूरी 2a मीटर, इनका एक मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विभव की गणना करनी है। मान लीजिए +q आवेश के कारण विभव V1 है, -q के कारण V2। इस स्थिति में +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालो। विभव का सूत्र ये होता है, +q के कारण V1 माना है, r दूरी होती है, आवेश +q है, प्लस ही रहेगा। दूरी r की जगह +q से p तक की दूरी bp, तो आपने vp लिखा। bp का मान है r - a, तो बच्चा आपने b का मान r - a लिख दिया। ठीक है, अब विभव निकाला है तो मात्रक तो लिखना पड़ेगा जो कि है बोल्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक ऐसे ही आपने -q के कारण बिंदु P पर विभव निकाला जो कि आपने माना है V2। सूत्र वही है, सूत्र सेम है, बस आवेश -q है तो -q लो। डिस्टेंस r की जगह यहां से यहां तक का AP है, AP का मान r + a है, मात्रक बोल्ट, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब आपने क्या किया बेटा, अब आपने बिंदु P पर परिणामी विभव निकालने के लिए दोनों वोल्टेज को जोड़ दिया। समीकरण 1 से मान रखा, समीकरण 2 से मान रखा, दोनों मानों में देखा कि प्लस माइनस माइनस हो सकता है, बाकी सब नो चेंज, बाकी सब जैसे का तैसा। ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस कर दो, है ना। ठीक है, अब आप चाहो तो इन दोनों में देखो Q दोनों तरफ है, 4πε0 दोनों तरफ है, लेकिन इधर r - a है, इधर r + a है, तो कॉमन ले लो। दोनों तरफ से Q और 4πε0 कॉमन आया, यहाँ पे ये बचा है, यहाँ पे ये, और बीच में है माइनस का निशान। डन। अब आगे इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ये दोनों तो इनटू में लिख दीजिए क्योंकि ये एलसीएम फॉर्मेट में लिए जा सकते हैं। r - a, r + a, बीच में आ गया इनटू का निशान जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का 1 में गुणा, प्लस ही वाला आया, बीच में है माइनस का निशान, प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल, माइनस वाले का 1 में गुणा, ये आ गया। अब इसे जब सॉल्व करोगे बच्चा तो ये माइनस का ब्रैकेट के अंदर जब गुणा होगा तो r माइनस का बन जाएगा और a बन जाएगा प्लस का। इन दोनों का गुणा होगा तो r और r स्क्वायर, a और a स्क्वायर, और प्लस और माइनस हो गया माइनस, प्लस का r माइनस का r कैंसिल, a और a जुड़कर हो गया 2a, बीच वाला जैसे का तैसा। ये जो आया है ये इनटू में है। कोई एक आवेश, आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण रो होता है, तो आपने यहाँ पे इन दोनों को हटाकर रो लिख दिया। रो लिखने के बाद बटे में जो चीज जैसी वैसे, विभव है तो मात्रक लिख दिया बोल्ट। ये विभव का सूत्र आ गया। लेकिन अब यहाँ हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यदि ये जो दूरी r है ये बड़ी हो a की अपेक्षा तो r स्क्वायर भी बड़ा होगा a स्क्वायर से। ये हमने तीव्रता में भी किया था। इस स्थिति में हम a स्क्वायर की उपेक्षा करेंगे, इसका मतलब a स्क्वायर को नगण्य मान लेना। ये यहाँ से हटेगा तो बचेगा सिर्फ r स्क्वायर, ऊपर है रो, मात्रक आया बच्चा बोल्ट। ये जो आया है यही है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र। ठीक है, विभव का सूत्र निकल के आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आपने अप्लाई की सीजीएस पद्धति। नॉर्मल एसआई पद्धति में 1/4πε0 की आंकिक वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। ये एसआई पद्धति में ही मान है, लेकिन अगर सीजीएस पद्धति में देखोगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, वायु या निर्वात की स्थिति सीजीएस पद्धति में 1/4πε0 का मान 1 होता है, तो जब इसे हटाओगे तो बचेगा ρ/r²। लेकिन चूंकि सीजीएस पद्धति अप्लाई हो गई तो मात्रक हो गया स्थैद वोल्ट या माइक्रोवोल्ट। ये जो आया है बच्चा यही अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र है। क्या आप लोगों को समझ में आया? फटाफट से थम्स अप कर दो ताकि हम बढ़ जाएं आगे। अब आपकी अगली क्लास केमिस्ट्री की है और उसके बाद लगेगी बच्चा बायोलॉजी की, है ना। आगे अगली क्लास जो आपकी होगी वो होगी केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री के बाद आपकी क्लास लगेगी बायोलॉजी की। हम लोग टाइम पे ही आ गए थे, आपकी क्लास भी टाइम पे ही स्टार्ट हो जाती, बट लाइट ने थोड़ा सा धोखा दे दिया, है ना। इन टाइम पे लाइट ऑफ हो गई थी तो नेट हो जाता है बंद।
तो होप सब कुछ क्लियर है, सब कुछ आपको समझ में आ गया। फटाफट से बता देना यस मैम, ऑल क्लियर, जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हैं प्लीज़ अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर करो, उन्हें भी बताओ कि हाँ भैया ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है, और एमपी बोर्ड में अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि रेगुलर बेस पे आपको कंटिन्यू स्टडी करवा रहा है। थैंक यू बेटा अनामिका बताने के लिए कि यस मैम ऑल क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की होगी। सर इस पे टाइमिंग डाल देंगे कमेंट में कि कितने बजे से हो रही है, क्योंकि सर को आने में फिर सेट करने में टाइम लगता है इसी लिंक पे, है ना। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे। स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, जुड़े रहिएगा सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।